उसको कैसे समझेंगे? जैसे मैं भी पहले फोर्स विभाग में था, मैं भी किसी के नियंत्रण में था, ठीक है? तो वहां से अपने आप को कैसे मैंने इस जगह पे लाया, डिफेंडलाइज प्रोजेक्ट पे लाया, अपने आप को कैसे डिफेंडलाइज किया, आप यहीं से आप समझ पाएंगे, ठीक है? केंद्रीकृत मतलब होता है कि कोई आपको नियंत्रण करता है, कोई कंट्रोल करता है, ठीक है? जैसे आप फाइनेंशियल सेक्टर से रहें, चाहे मेडिकल सेक्टर से रहें, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से रहें, ठीक है? तो किसी कहीं ना कहीं आपको कोई कंट्रोल करता है, उसी को केंद्रीकृत बोलते हैं, ठीक है? और डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत, मतलब आपके ऊपर कोई ऑनर नहीं होता है, कोई चलाने वाला नहीं होता है, कोई मालिक नहीं होता है, उसको डिसेंट्रलाइज नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं कि लोगों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइज मतलब होता है कोई नियंत्रण कर रहा है, पूरा सिस्टम को चला रहा है, जहाँ सारे लोग उसके नीचे वर्कर रहते हैं, काम करने जाते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, ठीक है? तो इस लोगों से आप समझ सकते हैं कि एक मालिक होता है जो मतलब कि पूरा सिस्टम को नियंत्रण करता है, चलाता है, ठीक है जी? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सेंट्रलाइज बेस्ड डाटा बेस्ड है, ठीक है? जैसे फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर में आपका जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर में जैसे हम लोग करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, ठीक है? लोन का प्रोसेस होता है, ठीक है? इसके थ्रू आप एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ठीक है? ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। जैसे आपका शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है जी? तो ये सारे क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। प्रोडक्ट बेस में आपका जैसे हम लोग मोबाइल, लैपटॉप आदि ये सब चलाते हैं, जैसे कोई सेल कर रहा है ना? कोई सेल कर रहा है, तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट बेस में आते हैं, ठीक है? जैसे कोई दुकान खोल लिया, ठीक है? जहाँ साबुन, सोडा, सर्फ ये सब सेल करते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, जो जहाँ कार, बाइक, ट्रक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाहन, ये सारे क्या है, प्रोडक्ट बेस पे आ जाते हैं, ठीक है? और जो कस्टमर डाटा बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपका इंडिविजुअल रहता है, जहाँ इंडिविजुअल कस्टमर जैसे आम लोग हो गए, छात्र हो गए, गृहिणी हो गए, नौकरी वाले हो गए, ये सब क्या है, कस्टमर इसमें आ जाते हैं, ठीक है? कस्टमर क्षेत्र में जैसे बिजनेस कस्टमर हो गया, आपका रिटेलर्स हो गया, होलसेलर्स हो गया, फैक्ट्रियां हो गई, ये सब क्या है, बिजनेस कस्टमर में आ जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आपका स्कूल हो गया, जितने सरकारी विभाग हैं, ठीक है, जो संस्थाएं हैं, जैसे कि अस्पताल हो गया, पुलिस विभाग हो गया, रेलवे हो गया, है ना? ये सारे कस्टमर सेक्टर में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपका एम्प्लॉय सेक्टर में। तो एम्प्लॉय सेक्टर में जितने भी आपके कर्मचारी कर्मचारी जो लोग होते हैं, जैसे इसके अंदर एक जैसे अलग अलग डिफाइन किया जाता है स्किल एम्प्लॉयज, जैसे कुशल कर्मचारी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, ये सारे कुशल कर्मचारी हैं जो कि एम्प्लॉय के अंदर आते हैं, ठीक है? आपका स्किल एम्प्लॉय मतलब, ठीक है, ये हो गया आपका। अनस्किल एम्प्लॉय मतलब अकुशल कर्मचारी, जो कि हेल्पर, लेबर, क्लीनिंग स्टाफ, ये सारे आते हैं, ठीक है? और जैसे आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, ठीक है जी, जैसे आपका डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, टीचर, ये सारे क्या है, एम्प्लॉय सेक्टर में आते हैं, ठीक है? तो ये सब अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, फाइनेंशियल हो, चाहे प्रोडक्ट बेस हो, चाहे कस्टमर बेस हो, चाहे एम्प्लॉय सेक्टर हो, ठीक है? जिसको कोई नियंत्रण करता है, ठीक है, वो सब क्या है, सेंट्रलाइज के अंदर में आते हैं, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। जैसे हम किसी जगह में फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है? जैसे इसी के अंदर भी आता है आपका सेफी प्रोजेक्ट, मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस जिसको बोलते हैं, जहां आपको डिमांड चलता है कि भाई यहाँ आपको आधार कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ओके, एड्रेस चाहिए, आपका नेम चाहिए, डेट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ठीक है? तो ये सब मांग होता है सेंट्रलाइज वगैरह में, ठीक है? तो सेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब समझ सकते हैं आप। यहाँ ये सारी चीज की जरूरत पड़ती है केवाईसी करने के लिए, केवाईसी वहाँ कंपलसरी होती है, ठीक है? जहाँ ये सब डाटा आपसे मांगा जाता है। तो जैसे सेंट्रलाइज फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे एलआईसी सेक्टर हो गया, ये सब क्या है, सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर आता है। यहाँ क्या है, पैकेज सिस्टम होता है,
ठीक सर जी। मिनिमम पैकेज का होता है, मैक्सिमम पैकेज का होता है और एवरेज पैकेज का होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे LIC सेक्टर का, तो LIC में एक पैकेज सिस्टम रहता है। जैसे मुझे 1000 रुपये महीने का पटाना है, ओके, तो एक पैकेज रहता है कि हर महीना मेरे को 1000 रुपये पटाना है। कितने साल तक पटाना है? 10 साल तक पटाना है। तो ठीक है, एक पैकेज सिस्टम रहता है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ आपका जो सर पैसा लॉक होता है, ठीक है, मनी लॉकिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पैसा आपका लॉक रहता है, मतलब कि आपका पैसा किसी और अथॉरिटी के पास लॉक्ड रहता है। जैसे आप LIC वगैरह करवाते हैं ना, तो 10 साल तक जैसे आपका मेच्योरिटी डेट जब तक उसका कंप्लीट होगा नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब आपका पैसा उनके पास लॉक है, चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, आप अपने फंड को नहीं रिलीज करवा सकते। अगर रिलीज करवाएंगे तो कुछ टैक्स फैक्स दुनिया भर का काट के आपको दे देंगे। ठीक है, अब ये जो चलाते हैं खुद का एप्लीकेशन या खुद के साइट के द्वारा चलाते हैं। ठीक है, खुद का एप्लीकेशन और खुद का साइट के द्वारा चलाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, आपके जो बैंकिंग सेक्टर हो गया, सारे बैंक का अपना अपना एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, सारे बैंक का अपने अपना एप्लीकेशन रहता है, जो कि जिससे आपको डाटा सारी चीज वहाँ आपको मांग किया जाता है। जितना भी आपका KYC है सब चीज वहाँ करवाया जाता है उस एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक कंपनी अथॉरिटी कंट्रोल करती है, इसी को ही सेंट्रलाइज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि हमारी कंपनी है, ये हमारे सर्वर है, तो ये खुद के सर्वर पे ये काम चलता है। ठीक है, इनका खुद का सर्वर होता है जिसके थ्रू ये चलाते हैं। इसमें क्या है सर, इनकम जो है अप डाउन होते रहता है। इनकम प्लान चेंज होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, ये सब इनमें होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सेल इनकम होता है। डायरेक्ट सेल इनकम मतलब जैसे मैं LIC मैंने पटाया, मान के लो एग्जांपल लो। ठीक है, जैसे 1000 LIC किया मैंने, तो जैसे मेरा LIC किया, मेरा मूलधन जो है तुरंत बंटवारा हो जाता है। ठीक है, जो उसका LIC जो एजेंट होते हैं तुरंत 25% उसको चला जाता है। ठीक है, मतलब हमारा पैसा ही पूरा बंदर बाट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है सर, डायरेक्ट सेल इनकम होता है। ठीक है, जिसको डायरेक्ट सेल इनकम के नाम से जानते हैं। जितने भी बंदे हम डायरेक्ट ज्वाइन करवाएंगे, वो तुरंत उनका पैसा जो है बंदर बाट हो जाता है, ऊपर वाले को चला जाता है। आगे आ जाते हैं। यहाँ जो है सर लिक्विडिटी इज रिस्क। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब होता है फंड में जो पैसा है, ठीक है, वो सेफ नहीं होता है। कैसे सेफ नहीं होता है? जैसे हमारा पैसा किसी और को दे दिया हमने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जैसे कोई ट्रेडिंग को दे दिया, ठीक है, कोई शेयर मार्केट वाले को दे दिया। ठीक है, तो भाई उसको प्रॉफिट होगा तो आपको विड्रॉल कितना ही मान लो, वो पेंडिंग कर लेगा, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, वो लोग कंट्रोल करते हैं, लिक्विडिटी को रिलीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो फंड है उसके पास है, तो वहां क्या है, सेफ नहीं होता है। ठीक है जी, तो वहां क्या है, रिस्की रहता है। अब ये लिस्ट कहाँ कहाँ रहता है सर, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट रहता है। जैसे आप देखे होंगे, बाइनेंस हो गया, कॉइनडेक्स हो गया, क्रैकन हो गया, है ना, ये तो ये सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां आपका KYC के थ्रू वो चलता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल ID ये सब मांगा जाता है और बैंक से पूरा लिंक्ड रहता है। ओके, तो ऐसे जगह पे ये लिस्ट होता है जहां से आप लेन देन करते हैं। ठीक है, तो उनका जैसे आप विड्रॉल कर रहे हैं, तो जब तक उधर से वो परमिशन नहीं देंगे आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है सर जी। यहाँ क्या है, विड्रॉल ऑप्शन रहता है। ठीक है, विड्रॉल ऑप्शन मतलब टाइमिंग दिया जाता है 1 से 72 घंटे। ठीक है, 1 से 72 घंटे टाइमिंग दिया जाता है, कभी कभी और हफ्ता भर भी लग जाता है। ठीक है, यहाँ विड्रॉल सिस्टम जो रहता है वो, ठीक है, तुरंत नहीं निकाल सकते अपना फंड को, तुरंत रिलीज नहीं करवा सकते। जैसे LIC ही करवाए हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट ही करवाए हैं, तो जैसे तोड़वाना है तो कल को फंडे पड़ गया, कल को फंडे पड़ गया तो अपना फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं तोड़वा सकते। LIC में अगर करवा दिए हैं तो LIC जब तक आपको, अगर वहां एक ठो सरनेम भी अगर मिस्टेक हो गया तो अपने पैसे के लिए आपको भटकना पड़ जाएगा। ठीक सर जी, तो ये है विड्रॉल सिस्टम में, वहां दिक्कत होता है, देरी होता है, टाइमिंग दिया जाता है आपको। अब यहाँ सर पूरा कंट्रोल रहता है, उसको कब घटाना है बढ़ाना है, उसका रेट को, है ना, ऑनरशिप उनका कंट्रोल में रहता है पूरा। जैसे उसका मालिक है तो उसको कंट्रोल करता है पूरा, उसका रेट को कब बढ़ाना है कब घटाना है। ठीक सर जी, तो ये सब सेंट्रलाइज प्रोजेक्टों में होता है। ठीक है, जहां से आप ये सब डाटा देख के आप समझ सकते हैं कि जहां आपका KYC का डिमांड है, जहां आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब मांग हो रहा है, समझ जाओ वहाँ सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है।
वहां बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आपका पैसा वो कमा रहे हैं, ठीक है, उसके हाथों में है, ठीक है। LIC वाले भी वैसे ही करते हैं, ठीक है, आपके पैसे से वो लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनको पैसा बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब कि केंद्रीकृत। केंद्रीकृत मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, ना किसी के अथॉरिटी में है, पूरा पैसा आपके हाथ में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। यहाँ तक कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके हकदार आप खुद रहेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको बनाया कौन है, उसको आगे देखते हैं। डाओ कम्युनिटी ने बनाया है, ठीक सर। डाओ का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ क्या है सर, सभी लोगों का सहमति से बनता है, ठीक है। जिसके डाओ कम्युनिटी है सभी का वोटिंग के थ्रू होता है, सभी का परमिशन होता है, तब जाके आगे जो है इसका सिस्टम को बढ़ाया जाता है। ओके, जैसे आप यहाँ फोटो से देख पा रहे हैं, यहाँ कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, ठीक है। सभी का बराबर पार्टिसिपेट होता है, सभी अपना अपना वोट डाल सकते हैं और सिस्टम को आगे चलाने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये क्या है, पूरा डाओ कम्युनिटी ने इसको बनाया जाता है, डाओ कम्युनिटी के द्वारा ये निर्माण होता है, ठीक है, जिसको क्रिएटर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ क्या है सर, डिसेंट्रलाइज में कोई केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे सेंट्रलाइज में हम लोग केवाईसी करते हैं, ठीक है। जैसे जितना भी ID प्रूफ है वहां सबमिट करना पड़ता है, अपना सिग्नेचर लगाना पड़ता है, अपना जो भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ है वो देना पड़ता है। यहाँ आपको केवाईसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नो केवाईसी। ओके, यहाँ सर आपका कोई पैकेज सिस्टम नहीं रहता है, ठीक है। जैसे सेंट्रलाइज में देखा होंगे पैकेज सिस्टम रहता है, ठीक है। 1000 रुपया की 1500 2000, ये एक पैकेज रहता है, ठीक है। यहाँ कोई पैकेज की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप 1 रुपए से स्टार्ट करें, 1000 रुपए से स्टार्ट करें, लाख रुपए से स्टार्ट करें, करोड़ रुपए से स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ कोई पैकेज बाउंडिंग नहीं रहता है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं रहता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है पैसा आपका लॉक नहीं होता है, ठीक है। आपका पैसा यहाँ लॉक नहीं होता है, कोई भी टाइम एनी टाइम आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम 24 घंटे में, दिन हो रात हो, यहाँ कोई संडे मंडे की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सब चीज आपके हाथ में है, ठीक है। वहां क्या है, हमारा पैसा दूसरे के हाथ में था, यहाँ आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, तो आप जब चाहे आप अपना फंड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पैसा यहाँ लॉक नहीं होता है। अभी जो क्या है, पूरा ब्लॉकचेन पे चलता है, ब्लॉकचेन पे चलता है। तो ब्लॉकचेन किसके थ्रू चलता है सर, हम लोग जिसके थ्रू यूज करते हैं वो है DApps, ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में रन होता है, ठीक है। ये रन ओनली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। जैसे आपका टोकन पॉकेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो ये क्या है, ब्लॉकचेन से कनेक्ट रहता है, ब्लॉकचेन के साथ चलता है, ठीक है। जो डिसेंट्रलाइज है, डेफी का फुल फॉर्म होता है, ये सब चीज क्या है ब्लॉकचेन पे रन होता है। तो ये क्या है सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। कोई इनकम प्लान चेंज वगैरह नहीं होता, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ऐड होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी जो भी लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन के थ्रू आप प्रॉपर देख सकते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है और ब्लॉकचेन पे चलता है, इनका कोई इनकम प्लान चेंज नहीं होता है। न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड होते जाता है, ठीक है। जैसे नया अपडेट होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर नया अपडेट किया जाता है तो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाया जाता है, जिसके थ्रू हमको नया चीज उसमें देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या क्या एड ऑन हो चुका है, ठीक है सर। अब ये सब क्या है सर, ब्लॉकचेन में चलता है। ब्लॉकचेन की खास बात ये है कि यहाँ से ये क्या है, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक सर। ये फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ से आपके डाटा को कोई हैक नहीं कर सकता, कोई स्कैम नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई एडिट नहीं कर सकता। ओके सर, क्योंकि अलग अलग ब्लॉकेज के थ्रू ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। हजारों कंप्यूटर के साथ एक कनेक्ट रहता है, जो ट्रांजेक्शन को ये पूरा हमको ट्रांसपेरेंसी के द्वारा दिखा पाता है। इसलिए इसको क्या है, हजारों कंप्यूटर के कनेक्टिविटी रहता है, जिसकी वजह से इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो टोटल मैकेनिज्म को ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस सिस्टम में दोस्तों जो प्रॉफिट होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ कोई बंदर बांट नहीं होता है। जैसे सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जो होती थी बंदर बांट, है ना, वैसी बंदर बांट यहाँ नहीं होता है, अपना मूलधन पूरा सेफ रहता है। हमको जो प्रॉफिट होता है उसी में से कुछ % जो है ऊपर वाले लीडर्स को जाते हैं, ओके। हमारा मूलधन पूरा
सेफ रहता है। लिक्विडिटी फंड जो है पूरा सेफ रहता है सर, टोटली सेफ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, रिस्क बहुत कम रहता है और रिटर्न बहुत हाई होता है। ठीक है, रिटर्न बहुत हाई होता है। तो ये है डिजिटल एसेट्स की वैल्यू, जहां आप हाई रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकलों में जैसे हम दूसरों को पैसा देते तो वहां रिस्की रहता है। ठीक है, क्या पता कल सामने वाला प्रॉफिट हुआ और नहीं दिया तो हम उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, आजकल यही हो रहा है, लोग एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, समझ रहे हो। अब सामने वाला ही यहाँ को छोड़ के कहीं और कंट्री निकल गया तो आपका फंड तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ क्या होता है सर, पूरा लिक्विडिटी आपका फंड जो है, जो पैसा है वो सेफ रहता है, क्योंकि सब चीज आपके हाथ में रहता है और रिस्क बहुत ही कम रहता है और रिटर्न जो है बहुत हाई होता है। ओके, अब ये जो लिस्ट रहता है सर, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्ट होता है, जैसे क्विक सेफ हो गया, स्विगी सेफ हो गया। ओके, तो ये क्या है, आप देख सकते हैं ट्रस्टलेस है, लो फीस है, बहुत कम फीस है, एडवांटेज इसका। ओके, सिक्योर है, पूरा पूरा सिक्योर रहता है, प्राइवेसी रहता है खुद का ये। ठीक है, गवर्नमेंट रेसिस्टेंस होता है। ओके, तो इसका ये एडवांटेज है। ओके, आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, यहाँ सर विद इन सेकेंड, विद इन मिनट अपना पैसा को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, विद इन मिनट। ठीक है, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं था, सब आपके हाथ में रहता है, आप 24 घंटे में कोई भी टाइम अपना पैसा को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अपना जो है आगे देखते हैं, इसका जो है रेट जो है अप डाउन नेचुरली होता है। वहां क्या होता है सर, कंट्रोल होता है पूरा ऑनर के हाथों में। ओके, पूरा ऑनर के हाथों में कंट्रोल होता है, यहाँ पूरा आपके हाथ में रहता है। पूरा इसके नेचुरली होता है इसका जो है रेट जो है। ठीक है, क्रिप्टो का एक ही नेचर है, ज्यादा बायर आते हैं, ज्यादा खरीदने वाले, तो रेट ऊपर जाता है, और ज्यादा सेलर आते हैं तो रेट डाउन आते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपने जो प्रोजेक्ट में हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे रेट कंटिन्यू डाउन हो रहा है। ओके, तो वहाँ क्या है, सेलर प्रेफर ज्यादा हो चुका है, तो उसको भी हम अभी आगे समझेंगे कि वाकई में वो डिसेंट्रलाइज है कि सेंट्रलाइज है, कि इतना रेट डाउन कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया सर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में, कि क्या क्या हमको देखना चाहिए। ठीक है, आप शुरू से एक बार इसको रिवर्स कर सकते, कर देता हूं मैं, कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में क्या देखना चाहिए हमको। सेंट्रलाइज जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, वहां आपको कोई एक अथॉरिटी चलाती है जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये आप पूरा डाटा देख सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से हो, चाहे प्रोडक्ट सेक्टर से हो, चाहे कस्टमर सेक्टर से हो, चाहे एम्प्लॉय सेक्टर से हो। ठीक है, सब चीज एक सिस्टम के द्वारा चलाता है। ठीक है, कोई कंट्रोल करता है, यहाँ आपका केवाईसी कंपलसरी रहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। ओके, यहाँ पैकेज सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है, जहां आपको पैकेज सिस्टम बोला जा रहा है वहां बिल्कुल भी आपको कदम नहीं रखना है, अदरवाइज आपका फंड कहीं और लॉक हो रहा है। लॉक मतलब आपका पैसा उनके पास जा रहा है। ठीक है, आप अपने फंड को तुरंत नहीं निकाल सकते जब आपको इमरजेंसी पड़ गया तो ये सेंट्रलाइज की खास बातें हैं, खुद के एप्लीकेशन से रन करता है, खुद के साइट के द्वारा चलाता है। ठीक है, यहाँ क्या है, अप डाउन होता रहता है उसका जो है। ठीक है, इनकम जो है चेंजेबल होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा होते रहता है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट फेल मतलब आप ही का पैसे पूरा बंदर मार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज क्या है, सेंट्रलाइज का पहचान है। लिक्विडिटी जहाँ रिस्क है पूरा, जैसे फंड आपका वहां फंसा हुआ है, मतलब पूरा रिस्की है, तो ये सब सेंट्रलाइज की पहचान है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिसेंट्रलाइज को आप खुद समझ सकते हैं कि इसको डाउ कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, डाउ कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है, वोटिंग सिस्टम रहता है। तो इसको हम आगे चल के देखते हैं, हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वाकई में डिफाई है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, या सीफाई है, या सेंट्रलाइज फाइनेंस है। ओके, तो हम आगे निकलते हैं क्रोम की ओर। ठीक है, क्रोम में हम जाके सर्च करेंगे, हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वाकई में वो डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत है, कि या किसी के नियंत्रण में है। क्योंकि अभी के समय में देख रहे हैं कंटिन्यू मार्केट जो है डाउन पे डाउन हो रहा है और लोग वहां घबरा रहे हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉकचेन में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है ब्लॉकचेन पे ही रन करती है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसका नाम है LGNS। तो अभी आप उसको, रेट जो है कंटिन्यू डाउन हो रहा है, तो इसको एक बार हम लोग जाके देखेंगे कि कहीं किसी के नियंत्रण में तो नहीं है कि इतना जल्दी इतने तेजी तरीके से मार्केट डाउन हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें हमको क्या क्या देखना रहता है, उसका फंड लॉक है कि नहीं है ना, उसके फंड में पहले डाला गया था तो कितना फंड था, लिक्विडिटी जो है, और अभी उसके पास कितना फंड है। ओके,
तो इससे हम आगे पता कर पाएंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जिसको नाम से हम जानते हैं, वो कितना सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है जी। तो ये देखिए, हम जिस टोकन में काम करते हैं उसका नाम एलजीएनएस आ चुका है इधर, है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं डेफी प्रोजेक्ट है। ओके, डेफी यहाँ लिखा है, ERC-20 के बगल में डेफी, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो मैक्स टोटल सप्लाई है वहाँ टोटल दिखा रहा है आपको। ठीक है, इकाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 60 करोड़ 39,58,508 जो है इसका अभी सप्लाई है टोटल। ठीक है, और होल्डरशिप देख रहे हो कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, होल्डरशिप जो है 17,89,322 टोटल होल्डर्स हो चुके हैं। ठीक है, इतना रेट डाउन होने के बाद भी होल्डर जो है बढ़ते जा रहे हैं। इनका टोटल ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, 32,23,17,464 जो है इसके टोटल ट्रांसफर अभी तक 24 घंटों में हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जब ये डिसेंट्रलाइज डेफी प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया, तो इसके फंड में जो पैसा डाला गया था, जो लिक्विडिटी डाली गई थी, उसका कितना लिक्विडिटी था उस समय। ओके, तो एक बार हम चलते हैं एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर में चलते हैं, तो यहाँ डेट और टाइम है, आपको देख पा रहे हैं। तो यहाँ मैं 6 मार्च को लाता हूँ। 6 मार्च को स्टार्टअप हुआ था, 6 मार्च 2024 को। इसको भी 6 मार्च डाल देते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि वाकई में 2,80,000 डॉलर डाला गया था। तो वो कहाँ पास दिखता है, उसको मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। उस समय उसका लिक्विडिटी क्या था, पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, और आज की डेट में उसका लिक्विडिटी कितना है, उसको भी पूरा ब्लॉकचेन में ही दिखाऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, कि लोग इस तरीके से क्यों सेल कर रहे हैं, तो फिर भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको मैं आगे बताता जाऊंगा। तो हम लोग दोस्तों डेफी प्रोजेक्ट में है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में है। तो एक बार मैं जैसे यहाँ देख सकते हैं, ओरिजिन डेवलपर के द्वारा 70,000 टोकन डाला गया था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन हैश। ठीक है, 0x844443C8387, इसको मैं टच करूंगा तो ठीक है, उस समय जो डाला गया था वो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ये देख सकते हैं, ऐड किया गया था 2,80,000 डॉलर। ओके, और 70,000 एलजीएनएस लिक्विडिटी किस में डाला गया था? क्विक सेप पे। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हम जिसमें काम करते हैं उसमें ये डाला गया था। और आगे आप नीचे देख सकते हैं, ओरिजिन डेवलपर के द्वारा डाला गया था। ठीक है, कौन सा एड्रेस है सर? 5BFB पे। ओके, 70,000 एलजीएनएस टोकन डाला गया था और डेवलपर के द्वारा इसी एड्रेस पे 5BFB पे 2,80,000 डॉलर डाला गया था। तो एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि उस समय इसका लिक्विडिटी कितना था, जिस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उस समय उसकी लिक्विडिटी क्या रही होगी और आज की डेट में लिक्विडिटी क्या है टोटल, हम लोग मैं जोड़ के बताऊंगा आपको। तो 70,000 इंटू उस समय जो दोनों का डिवाइडेड करेंगे तो लाइव रेट था $4 सर। ठीक है, $4 इंटू 92 से ही करता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं 2,57,60,000। ठीक है, इतना था। उसके बाद डॉलर को हम लोग देख लेते हैं, 2,80,000 डॉलर इंटू करता हूँ 92 से, तो 2,57,000, 2,57,60,000। ठीक है, तो ये टोटल मतलब दोनों अप्रोक्स बराबर थे। ठीक है, इंटू 2 करता हूँ, तो उस समय जो लिक्विडिटी था, ठीक है, 5,15,20,000 था उस समय जो लिक्विडिटी डाला गया था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में। ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी 5,15,20,000 थी, जो आज के समय में मैं आपको दिखाऊंगा इसका लिक्विडिटी कितना हो चुका है। ठीक है, तो ये सर डालने के बाद ये पूरा नल एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया गया था। नल एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया मतलब कि उसमें उसका हक नहीं है, जो क्रिएटर यहाँ फंड को डाला था। ठीक है, उसका इस पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया का है। ओके, डेफी प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आज के समय में उसका लिक्विडिटी कितना है इसको थोड़ा मैं बताता हूँ। दबा के सेल कर रहे हैं, रेट डाउन हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं सर इतना रेट क्यों डाउन हो रहा है।
तो हम इसका लिक्विडिटी को आज की डेट में चेक करके देखते हैं कि इसका लिक्विडिटी कितना है। तो फिर ये एड्रेस खुल गया है और आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ठीक है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, क्योंकि यहाँ कोई गैस फीस वगैरह नहीं है। देख सकते हैं पोल बैलेंस जो है 0 है, ठीक है। तो यहाँ हम आते हैं इधर, एसेट आपको दिखाई दे रहा है, एसेट पे आते हैं, ठीक सर जी। तो एसेट पे आते हैं तो यहाँ आपको डाई जो है आज के समय में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गाय दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 22 करोड़ 2,12,549 डॉलर हो चुका है। ओके, आप इधर देख सकते हैं डाई जो है इतना हो चुका है। जो 2,80,000 डॉलर था वो 22 करोड़ 2,12,549 डॉलर हो चुका है। और जो टोकन था 70,000 टोकन, वो 2 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 53,74,427 टोकन हो चुका है, ठीक है। जिसके वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आज के समय में इसका लिक्विडिटी कितना ज्यादा है अभी भी। ओके, तो कैलकुलेटर में एक बार चले जाते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सर। इसके जो वैल्यू है आज के समय में 220,115,216, ठीक है, प्लस करते हैं 219,99,6285, ठीक है। तो टोटल इसका डॉलर फॉर्म में है सर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 पाँच 44 करोड़, ठीक है। 44 करोड़ 1,11,501 डॉलर फॉर्म में है। इनटू मैं 92 से ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसके फंड में सर अभी के समय में, ठीक है, 40 अरब 49 करोड़, ठीक है, 2,58,092 इसकी वैल्यू है अभी भी सर, ठीक है। तो हमको यहाँ घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है। लोग बोलते हैं कि प्रॉपर सर बार बार रेट डाउन क्यों हो रहा है, अभी भी इसके फंड में लिक्विडिटी बरकरार है। जो 5 करोड़ से स्टार्ट हुआ था लिक्विडिटी, आज के समय में 40 अरब से भी ऊपर है, ठीक सर जी। तो आप देख सकते हैं हम जिस प्रोजेक्ट में है, जिस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में है, अभी भी उसके फंड में इतनी जो है इसके वैल्यू है अभी भी स्ट्रांग है, फुल्ली स्ट्रांग है, ठीक है। 40 अरब से ऊपर इसके फंड है, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज्यादा इसका फंड में अवेलेबल है बैलेंस। ओके, अभी हम यहाँ आएंगे, वाकई में लॉक्ड है कि नहीं है उसको कैसे चेक करना है, ठीक है। लॉक्ड है मतलब कि भाई आप डिसेंट्रलाइज्ड के फाइनेंस की दुनिया में है, अगर लॉक नहीं है तो समझ जाओ आपका फंड कभी भी सामने वाला निकाल सकता है, मतलब वो सेंट्रलाइज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिसेफ 2 दिख रहा है, ठीक है। 1 ईयर इस यूनिसेफ को टच करता हूँ एक बार, ठीक है। तो कहाँ डाला गया था आप देख सकते हैं, ये होल्डर पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा परसेंटेज जो है सर 99.99% पूरा लॉक्ड फॉर्म में है। ओके, इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ 5321 को, तो इसमें नल एड्रेस में डाला गया था सर। इसको मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये नल एड्रेस पे डाला गया था। 1 ईयर 267 डेज को टच करते हैं, ठीक है। पोल बैलेंस पे 0 है, तो लॉक्स 2 पे जाएंगे तो ये देखिए नल एड्रेस पे डाला गया था 00 जो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये नल एड्रेस है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वाकई में हम जिस फाइनेंस में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ फंड किसी के हाथ में तो नहीं है, ठीक है, कि कल के डेट में वो गायब कर दे, ठीक सर। तो इस तरीके से हम प्रॉपर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया है, ये पूरी तरीके से लॉक्ड है, किसी के हाथ में नहीं है जो उतना फंड को निकाल सके। ओके सर जी, तो ये हो गया। और इतने सेलिंग प्रेफर होने के बावजूद भी अभी भी 40 अरब से ऊपर है इसका फंड जो है, उसका कारण मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेस्क स्किनर पे। ओके, डेस्क स्किनर पे चलते हैं तो यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ जो AMM मतलब कि ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म जो लगा है उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो इतना सेलिंग प्रेफर होने के बावजूद भी लिक्विडिटी फंड इतना बरकरार क्यों है। ओके,
तो यहाँ हम ट्रांजेक्शन में चलते हैं। ट्रांजेक्शन में चलते हैं, यहाँ हम आते हैं अपना यूएसडीटी पे। इसको मैं 50,000 कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो मैकेनिज्म लगा है, सबसे बेस्ट मैकेनिज्म जो है, ठीक है, AMM, ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, ये आप 7C4 देख पा रहे हैं। 7C4, इसको मैं टच करूंगा तो ये अभी 29 तारीख को, ठीक है, आज 29 तारीख है, 8:28 पे ये बाई किया है। ओके, और सीधा नल एड्रेस पे ट्रांसफर किया है। ठीक है, वो उसको आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं हर 8 घंटे में सर ये सिस्टम ऑटोमेटिक बाई करके उसको बर्न कर दे रहा है। ठीक है, ये पूरा डेट टाइम के साथ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी आपका 7C4 है। ओके, पूरा डेट टाइम के साथ आप देख सकते हैं। पहले कितना बजे था, 12 बजे, फिर 4 बजे, उससे पहले 8 बजे, है ना, 8 बजे है, ये 12 बजे, 4 बजे, इस तरीके से पूरा आप देख सकते हैं। 12, 8, 4, है ना, 12, 8, 4 इसी टाइम डेट पे ना ये बाई करता है और उसको बर्न कर देता है। ओके, ताकि रेट को कंट्रोल किया जा सके, इतना जल्दी से प्राइस ना गिरे और लिक्विडिटी जो है कोई ना निकाल पाए। ओके, तो लिक्विडिटी तो अपने जगह लॉक्ड है, बट रेट को कंट्रोल करने के लिए ये मैकेनिज्म लगाया गया है। आप प्रॉपर देख सकते हैं जितना भी एड्रेस है, ठीक है, 97C4, इसके थ्रू बाई होता है और ऑटोमेटिक उसको बर्न कर दिया जाता है। अब उसको बर्न कैसे करते हैं, एक बार जाके हम लोग देखते हैं यहाँ ब्लॉकचेन में जाके। तो ये है आपका एक्सप्लोरर, को मैं टच करता हूँ, ये पूरा ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ से उठाया है। ओके, आप नीचे आएंगे, ये 11 ट्रांजेक्शन हो चुका है। ठीक है, 11 ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस एड्रेस से उठाया है 7C4 से, आप देख पा रहे होंगे 7C4 से एड्रेस से उठाया है और इसको सीधा इस पे गया है, राइट का निशान आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ फाइल छपा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उसमें डाल दिया गया है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होते होते, है ना, यूनिसेफ 2 से, ठीक है, पूरा प्रोसेस होते होते आपका ये नल एड्रेस को ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, नल एड्रेस को ट्रांसफर हो गया है, बर्न कर दिया गया है। ठीक है जी, बर्न कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो है यहाँ से किया जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब एलजीएस को बर्न करने के बाद ही हमको स्टेबल कॉइन ए मिलता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म इसमें डाल दिया गया है, ओके, सिस्टम के थ्रू। ठीक है, बर्न करके इस एड्रेस से उठा के, है ना, ये स्टेबल कॉइन ए निकाला जा रहा है। ठीक है, बाहर आ रहा है, यहीं से स्टेबल कॉइन ए बन रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो रेट कंट्रोल मैकेनिज्म जो लगाया गया था, सबसे बड़ी जो है AMM, ऑटोमेटिक मार्केट मशीन, है ना, मैकेनिज्म, ये इसमें लगाया गया है। ठीक है, ये प्रॉपर आप डेट टाइम के साथ देख सकते हैं कि कितना $1,000 वहां से निकाला गया था, परचेज किया गया था इतना एलजीएनएस को, और सीधा उसको लाके यहाँ बर्न कर दिया गया है। ठीक है, और बर्न करके स्टेबल कॉइन ए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि हम लोग को स्टेबल कॉइन ए कहाँ से मिलता है, एयर ड्रॉप के थ्रू मिल रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं से वो बनेगा, तभी तो हमको एयर ड्रॉप के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो ए स्टेबल कॉइन ए जो है यहीं से रिजनरेट हो रहा है, बन रहा है, जो हमको एयर ड्रॉप के थ्रू वहां से मिलता है। ओके, अभी हम वापस आ जाते हैं। इसकी जो लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं इसका जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ठीक है, एक मिनट, 99.99% जो दिख रहा है आपको, है ना, परसेंटेज जो डाला गया है, वो जो आपको मैं दिखा रहा था, 5321 लास्ट जो है। ठीक है, ये लॉग्ड है पूरा। ठीक है, 5321, इसको ही मैं यहाँ से कॉपी करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ कॉपी कर लिया और हम चलते हैं सीधा अपना ब्लॉकचेन पे। ठीक है, तो यहाँ मैं जैसे पेस्ट करूंगा तो सेम वही एड्रेस जो आपको मैंने दिखाया था, वहां नल एड्रेस पे जो डाला गया था वही आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, 5321। तो यहाँ आप जैसे आएंगे 1 ईयर, इसको आप आएंगे तो देखो ये नल एड्रेस है। ठीक है, तो नल एड्रेस पे
डाल दिया गया था। तो वही एड्रेस है जहां से हमारा जो फंड है लॉक है 99%। ठीक है, तो जहां हमारा पैसा लॉक्ड है, ठीक है, वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता, कोई क्रिएटर वहां से नहीं निकाल सकता। ठीक है, जिसका जितना परसेंटेज है उतना ही वो वहां से रिमूव कर सकता है, निकाल सकता है। और आगे आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन में हमको क्या क्या देखना चाहिए, वाकई में वो नल एड्रेस में है कि नहीं है उसका मालिक, ठीक है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं, तो उसको आगे मैं थोड़ा बताऊंगा। ये जैसे ओपन हो गया आपका टोकन, एलजीएनएस टोकन का मेन जो है, तो यहाँ जैसे आपको अदर इन्फो दिख रहा है। ओके, अदर इन्फो दिख रहा है, इसको हमको क्या है, टच करना है। वाकई में ये डेफी प्रोजेक्ट है कि नहीं है। डेफी प्रोजेक्ट तभी रहेगा जब उसका कोई मालिक नहीं होगा। ओके, तो मालिक नहीं होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ हम आ गए हैं, दिखाओ इसका जो है ओरिजिन एलिजेंस का जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो दिख रहा है F01। ठीक है, यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेकर के नाम से जो दिख रहा है ओरिजिन, इसको हम टच करेंगे 1 year 267 days। तो यहाँ से आप डिफाइन कर पाएंगे वहीं जहाँ ये लॉग्स 4 पे जाएंगे। तो यहाँ देखो पूरा नल एड्रेस में डाल दिया गया है अपने आप को, है ना, नल एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी का बिजनेस नहीं है जो कोई सिस्टम चला रहा है ना। ये ऑटोमेटिक चलता है, कोडिंग के थ्रू चलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलता है। ठीक है, तो यहाँ नल एड्रेस डाल दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है फुल्ली डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। ओके सर जी। तो ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया था। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ आप आके देख सकते हैं अभी तक कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप जो परसेंटेज देख पा रहे हैं, क्वांटिटी, परसेंटेज, वैल्यू, ये सब दिख रहा है, उसका वैल्यू कितना का है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, तो ये सब देख के आपको घबराने का नहीं है। बहुत लोग ये सब चीज देख के घबरा जाते हैं कि भाई 84 पॉइंट तो ये ऐसे निकाल लेगा परसेंट जो है। ठीक है, ये जहाँ जिसके एड्रेस के सामने फाइल छपा है, ठीक है, समझ जाओ वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, कोई व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का रहेगा तो उसके सामने कोई एड्रेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में इस तरीके से आप डेफी प्रोजेक्ट को प्रॉपर सर्च कर सकते हैं कि वाकई में आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे सेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है, आपका पैसा किसी और के अथॉरिटी में रहता है, आप जब चाहे तब उसको नहीं निकाल सकते। बट यहाँ आपका पैसा आप विद इन सेकेंड, विद इन मिनट निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपका परसेंटेज है, जितना आपके पास टोकन रहेगा। अब जैसे यहाँ दिख रहा है आपको नीचे में, जिसमें फाइल नहीं छपा है, तो ये देख सकते हैं 18,703, ये 22 नंबर का आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 18,703, ये अगर निकालेगा यहाँ से तो 0.0031% ही निकाल पाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि 1,61,782 डॉलर ही यहाँ से निकाल पाएगा, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, जितना भी इसका इंटरेस्ट बना होगा उतना ही वो यहाँ से निकाल पाएगा, और मूलधन चाहे तो वो भी निकाल सकता है, क्योंकि ये भाई डेफी है। ठीक है, तो जो भी उसका इनकम आया है, जो भी उसका मूलधन है, फंड है, वो पूरा निकाल सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, फंडलाइज फाइनेंस की दुनिया में क्या होता है कि जब तक सामने वाला परमिशन नहीं रहेगा हम अपना फंड को नहीं निकाल सकते। ठीक है, सामने वाला जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक हमारा जो है फंड जो है पेंडिंग रहता है। ठीक है, विड्रॉ प्रोसेसिंग में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है सेंट्रलाइज प्रोजेक्टों में। ठीक है, तो ये सब जितना देख पा रहे हैं 28 नंबर तक, ये आपका किसी व्यक्ति का है। तो यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं बता रहा था अभी तक लमसम 45 के आसपास यहाँ आ चुका है। तो टोटल आप काउंटिंग करेंगे तो जिसमें जितना परसेंटेज रखा गया है, ठीक है, वो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाला गया है। ओके सर जी, तो ये सब आप कैलकुलेट करके प्रॉपर इस ब्लॉकचेन में आके देख सकते हैं। यहाँ जो इन्फो में आप देख सकते हैं ओरिजिन जो है आपका डेफी प्रोजेक्ट है ना, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस 3.0 की जो प्रोटोकॉल बेस्ड है। ठीक है, नॉन स्टेबल कॉइन पूरा इसका ये डाटा दिया गया है प्राइवेसी के साथ, है ना, एनोनिमस स्टेबल कॉइन पेमेंट इकोसिस्टम है ये। ठीक है, तो पूरा ये आप इंफॉर्मेशन में भी इसका देख सकते हैं, डेफी के साथ लिखा हुआ है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के साथ है ये।
ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे आप बराबर देख सकते हैं कि वाकई में इसका कोई ऑनर रहता है कि नहीं रहता है। ये इसका जो लैंग्वेज रहता है वो सॉलिडिटी लैंग्वेज का रहता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वगैरह किए हैं, तो वो क्या है, इन सबको रीडिंग करना आता है। तो जब आपको कोई प्रोजेक्ट में काम करना रहेगा, डेफी प्रोजेक्ट में, तो प्रॉपर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको निकलवा के आप पहले रीडिंग करवाइए, ठीक है, जो आईआईटी की है उन सब से। उसके बाद आप अपने पैसा लगा सकते हैं बेधड़, ठीक है। जैसे हम रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं यहाँ, ठीक है, प्रॉपर आप देख सकते हैं कि वाकई में यहाँ कोई किसी का कंट्रोल में है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे कोई कंट्रोल में रहता है, ओके, कोई एडमिन रहता है, तो उसको कैसे चेक करते हैं वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जैसे हम जो भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। वो पूरा कंट्रोल करता है उस एप्लीकेशन को, ठीक है। हम उसको कब मतलब कि डाल करेंगे, कब उसमें सेल करेंगे, ठीक है, तो सामने वाला कंट्रोल करता है। तो जब तक हम विडाल लगाए हैं, है ना, जब तक वो पेंडिंग में है, मतलब सामने वाला उसको रिलीज नहीं किया है, तब तक वो पेंडिंग में दिखाता है, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ कैसे देखेंगे? तो एक मिनट इसको ओपन होने दीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रीड कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो यहाँ जैसे एडमिन का रोल रहता, ठीक है, एडमिन का रोल रहता, तो यहाँ एड्रेस रहता, ठीक है, अगर किसी के कंट्रोल में होता तो, ठीक है। इसको मेरे को बताने का मकसद ये था कि हम लोग जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में समझते थे, ठीक है, वहाँ सेंट्रलाइज में कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन में क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया है ब्लॉकचेन जो है, तो यहाँ भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी रहती है, ठीक है। बहुत टोकन कॉइन में जाके आप देखेंगे तो यहाँ उनका रोल रहता है, एडमिन का रोल रहता है, जहाँ से वो पूरा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे 0-0 है, मतलब समझ जाओ हमारा जो प्रोजेक्ट है फुल्ली डेफी है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में है, ठीक है। यहाँ कोई आपको पेंडिंग का कोई झंझट नहीं है, विद इन सेकंड, विद इन मिनट अपना फंड को आप निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, चेक करने के तरीका है कि वाकई में हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो डेफी है कि नहीं है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया है कि नहीं है। ये सब सर्च करने के तरीके हैं। और आगे आप देख सकते हैं एनालिसिस में, देखते हैं क्या दिखाता है आगे, ठीक है। यहाँ ट्रांसफर कितना काउंट करता है ये पूरा, है ना, 90 दिन एगो कितना है, 11 दिन, ये सब पूरा डाटा यहाँ रहता है, ठीक है। कितना एक्टिव एज है वो सारे यहाँ दिखाते हैं। अब इसमें क्या है सर, जितने भी डेफी प्रोजेक्ट है वो ऑडिट होना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो ऑडिट किसके द्वारा होना चाहिए? जो सबसे बड़ा क्रिप्टो ऑडिटर है, ठीक है, जैसे सर्टिक हो गया, तो उसके द्वारा ऑडिट होना बहुत जरूरी है। जितने भी डेफी प्रोजेक्ट हैं, ओके, उनके द्वारा ऑडिट होना बहुत जरूरी है। और उसको हम देखेंगे कि वाकई में यहाँ ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्टिक पे, ठीक है, यार सर्टिक स्काईनेट पे। तो यहाँ ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। हमारा जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो सर्च कर लेते हैं LGNS, ठीक है, यहाँ आ चुका है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जब आप कदम रखते हैं तो ये सारे चीज ऑडिटर वगैरह देखना रहता है, कोड सिक्योरिटी कितना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको कितना टाइम अभी तक ऑडिट किया जा चुका है, ओके। 2 ऑडिट्स अवेलेबल, ठीक है, 2 टाइम इसको ऑडिट कर किया जा चुका है, जहाँ अभी तक इसमें कोई कमी बेसिक नहीं पाया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, और इसका एज क्या है उसको भी प्रॉपर बता देगा फंडामेंटल में जाएंगे तो, ठीक है। इसको कंटिन्यू चलते हुए 1 साल 8 महीना हो चुका है, ठीक है। आप इसका देख सकते हैं मार्केट कैप नॉट अवेलेबल है ना, मार्केट कैप का अलग अलग वो है, ठीक है। मार्केट कैप में अलग से हम इसको देख सकते हैं, उसको यहाँ दिखाया नहीं गया है। और प्रोजेक्ट एज जो है 14 साल 2 महीना, ठीक है, अभी इसको दिखाया जा रहा है। इसको बनने में ही 13 से 14 साल लगे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट एज को। तो उसको यहाँ डिफाइन करके बताया गया है, ठीक है। तो कोई भी सर्टिक रिपोर्ट में ये आप देख सकते हैं कि वाकई में इसका ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, सर्टिक के द्वारा हुआ रहता है।
मेजर होल्डर्स रेशियो, ये सब क्या अपने तरफ से बताया गया है। ओके, आगे हम इसका गवर्नेंस में जाके देखते हैं कि यहाँ भी आप देख सकते हैं 17,72,685, ठीक है, होल्डर्स हैं। ये अपने तरफ से दिखा रहा है, जबकि ब्लॉकचेन में कितना दिखाया सर, एक बार यहाँ के देखते हैं 17,89,407, ठीक है। ये दोनों में देखो थोड़ा बहुत अंतर होता है। अपडेट यहाँ से करता है तब जाके यहाँ डाटा को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ का डाटा पूरा यहाँ अभी अपडेट नहीं हुआ है इस जगह पे, तो यहाँ जो टॉप 10 होल्डर्स है उसको बता रहा है। ओके, जब यहाँ से डाटा पूरा मेंटेन होगा तो यहाँ का जो होल्डर्स है, ठीक है, वो सारे होल्डर्स वहाँ आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सटीक है, ये क्या है, सिस्टम है, नेटवर्क के थ्रू होता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है, जिसकी वजह से पूरा अपडेट नहीं कर पाता है वो, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपका, एक मिनट, यहाँ जो टोटल होल्डर्स है, ठीक है, आप यहीं सर्टिक में डेस्क स्कैनर पे जाएंगे तो यहाँ जो है, यहाँ फुल्ली दिखा रहा है वही 17,89,128, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। यहाँ क्या है, 17,89,407 है ना, तो वही है। कहाँ से उठाते हैं, यहाँ के जो एपी, यहाँ आएंगे, एक मिनट, डेवलपर में एपीआई प्लान है ना, एपीआई, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ से वो लोग डाटा को निकाल के अपने वहाँ शो करते हैं, ठीक है जी। तो एपीआई को आप चैट जीपीटी में पूछेंगे तो उसका फुल फॉर्म निकल जाएगा, मैं इसको ओपन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग क्या है, डाटा को निकालते हैं और अदर अदर एप्लीकेशन में, अदर अदर साइट में वो अपना शो करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब डेस्क टूल पे क्या है वो इसमें दिखाएंगे आपको मिलियंस में, ठीक है, कितने मिलियंस है। वहाँ टोटल एग्जैक्ट नहीं बताएगा, जैसे वहाँ हम लोग इंक्लूड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत कम मिलता है। जैसे यहाँ हम आते हैं तो इसका डाटा को यहाँ देखना, ओनली मार्केट कैप कितना है, 511 बिलियन, ठीक है। और मार्केट कैप कब डिफिजन होता, कितना कैसे डिसाइड होता है, जितना उसका टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई को हम लोग इंटू करेंगे आपका लाइव रेट से, ठीक है। तो जितना उसका मार्केट कैप होता है यहाँ आपको शो होता है, ठीक है। तो ये क्या है, मोटा मोटा जानकारी देता है हमको, जितने भी सेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये पूरा डाटा को नहीं निकाल पाता, तो जो भी टूटा फूटा करके आपको बताता है। जैसे होल्डर्स हो गया यहाँ मिलियन, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.78 को, तो यहाँ देखो कितना बताता है, 1.78 इंटू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो यहाँ मोटा मोटा बता दिया है कि 17,80,000 इसके होल्डर्स हैं। और जबकि हम लोग वहाँ ब्लॉकचेन में जाके देखते हैं तो 17,89,107 होल्डर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मोटा मोटा अपने तरफ से बता देता है, तो वो क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। यहाँ आप टोटल सप्लाई भी देख सकते हैं, इतना मिलियन टोटल सप्लाई है जो ये पूरा बटा हुआ है। तो इसको एक बार कैलकुलेट, कितना सप्लाई है, 589.67 इंटू करते हैं, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 मिलियन बराबर तो 10 लाख। तो इसका जो टोटल सप्लाई है देख सकते हैं, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 58 करोड़, ठीक है, 58,96,70,000 इसके टोटल सप्लाई। जबकि इसी को हम ब्लॉकचेन में जाके देखेंगे तो कितना है, एक मिनट में ब्लॉकचेन में चलता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ आपका 60 करोड़ दिखा रहा है, ओके। वहां क्या 58 करोड़ दिखा रहा था, यहाँ आपका 60 करोड़ दिखा रहा है। तो इसको क्या है, डाटा को एपीआई के थ्रू लेते हैं लोग, ठीक है, जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, इसलिए पूरा डाटा कोई लोग शो नहीं कर पाते हैं, मोटा मोटा अपने तरफ से बता देते कि भाई इतना इसका सप्लाई है, इतना इसका सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। तो जो बस जैसे मैं ये बता रहा था, यहाँ पुल डाई पुल जो आपको ब्लॉकचेन में दिखाया था वहां जाके, ठीक है, वो यहाँ अगर कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटा आपको मिलेगा यहाँ पे नॉलेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, पुल्ड डाईपोल जो है, जो वहाँ लिक्विडिटी फंड में डाला गया था, उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ कितना है,
220.23 मिलियन इंटू करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 22 करोड़ 2,30,000 है ना। इसका जो पुल्ड डाई है डॉलर फॉर्म में है, और वहां मैंने दिखाया था तो वहां कुछ ज्यादा था। ओके, तो यहाँ मोटा मोटा बताता है। वैसे यहाँ पुल्ड एल्जिनेस जो है, पुल्ड एल्जिनेस जो है कितना है 25 मिलियन। ओके, 25.39 करते हैं, इंटू करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो 2,53,90,000। तो ये क्या है, मोटा मोटा वहां से जो एपीआई के थ्रू लेता है। तो इसको कौन बाय किया पता है? जैसे आपको मैं बता रहा था, सिस्टम ने बाय किया है ऑटोमेटिक 97C4। ओके, ये किस लिए बाय किया है? आपके हमारे लिए, ताकि रेट को है कंट्रोल किया जा सके। लोगों को ये सब के बारे में पता नहीं रहता है। ठीक है, सिस्टम ऑटोमेटिक देखो इतना लाख डॉलर का बाय किया है, 5,48,644 का। ठीक है, मतलब मोटा मोटा 5.5 करोड़ का ये बाई किया है अकेले सिस्टम ने, और उसको बर्न कर दिया है। ताकि देखो बर्न प्रेशर रहता है तो रेट क्या है कंट्रोल होता है। ठीक है, सप्लाई को कम किया जाता है। तो ये मैकेनिज्म इसमें डाला गया है। ठीक है, जैसे यहाँ भी मैं इसको जाके प्रॉपर देखूंगा, तो एक्सप्लोरर पे जाके देखूंगा तो ये पूरा ब्लॉकचेन पे मेरे को दिखाएगा। ओके, एक मिनट थोड़ा सा इसको बैक हो गया, या हम दोबारा से मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको वही एड्रेस को मैं कॉपी करके आपको वहां दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे बर्न हो रहा है, आपको जैसे अभी दिखाया सेम वही है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इस एड्रेस को, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, जो 97, ये जो दिख रहा है आपको 97C4 है ना, ये सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसको जैसे कॉपी करेंगे। ठीक है, कहाँ गया जी, इसको टच करूंगा तो ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिखाया था वही वाला है। ठीक है, ये सीधा क्विक सेप से उठाता है। ओके, और ये एड्रेस है जो 97C4, इसको आप नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर लोगों को दिखा सकते हैं कि ये रेट मैकेनिज्म लगाया गया है। ठीक है, इसके द्वारा ऑटोमेटिक बाई होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक बाई होता है और सीधा उसको बर्न करके सीधा स्टेबल कॉइन ए में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो हमको एयर ड्रॉप के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो ये एड्रेस जो है हर 8 घंटे में बाई करता है, और जो सेलिंग प्रेशर उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कि रेट को कंट्रोल करता है। सेलिंग प्रेशर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट रेट को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एएमएम, ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म। ओके, तो सिस्टम ने इतना बड़ा मतलब कि सिस्टम डाल रखा है मैकेनिज्म यहाँ। ठीक है, लोग अपने प्रॉफिट के लिए दबा के सेल कर रहे हैं, बट उसको भी ये कंट्रोल करके रखा है। अगर ये कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता, ठीक है, तो अभी तक ये डाउन और हो गया होता। ठीक है, इस रेट मैकेनिज्म कंट्रोल बनाया गया है, इसी की वजह से यहाँ अभी तक इस रेट पे है। ओके, नहीं में इससे भी डाउन चला गया होता। तो आप क्विक स्टेप में आप देख सकते हैं जो इसका ओरिजिन डेवलपर का ये एड्रेस है 0F01। ओके, और पेयर किसके साथ है वो एड्रेस है। ठीक है, तो इस एड्रेस को भी मैंने आपको दिखाया था 5BFB, वही एड्रेस है। ठीक है, जहाँ से आपका फंड जो है पूरा जो दिखता है, इसको मैं कॉपी कर लिया है ना। इसको जैसे कॉपी कर लिया, तो हम सीधा अगेन ब्लॉकचेन पे चलते हैं। यहाँ जैसे मैं पेस्ट करूंगा, तो ये वही एड्रेस है जहाँ पूरा एसेट है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये एसेट है, ये वही एड्रेस है। ठीक है जी, तो यहीं से हमको लेन देन होता है। ठीक है, और ये कोई व्यक्ति विशेष के पास नहीं है। ठीक है, जो पब्लिक यहाँ इन्वॉल्व है, जो पब्लिक यहाँ इन्वॉल्व है उसी के हाथ में है, वही यहाँ से फंड को निकाल सकते हैं। अदरवाइज कोई व्यक्ति यहाँ से फंड को नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर ब्लॉकचेन में जाके देख सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं वापस डेस्क टूल पे। तो ये देखिए यहाँ लिक्विडिटी जो है 440 मिलियन है ना। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे
तो जैसे वहां दिखाया था एग्जैक्ट वहां ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है, बट ये मोटा मोटा आपको जानकारी देता है कि भाई एग्जैक्ट यहाँ पास मतलब कि मोटा मोटा इतना इसके पास फंड है। ओके, तो इससे आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि वाकई में जो प्रोजेक्ट 5 करोड़ से स्टार्ट हुआ था लिक्विडिटी से, आज के समय में 40 अरब से ऊपर इसको लिक्विडिटी है। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फंड में अभी अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। आप इसके साइड में जाएंगे तो प्रॉपर ये दिखा देगा अभी भी ये कितना दिन तक आपको दे सकता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पैसा नहीं लगाता है तो उसको, जैसे हम टोकन पॉकेट में चलते हैं, ठीक है, टोकन पॉकेट में चलते हैं तो यहाँ आप उसका पूरा जो मैकेनिज्म है, ठीक है, बिना कोई पैसा लगाए, बिना कोई पैसा लगाए अभी भी कितना दिन तक ये दे सकता है, इसको आप प्रॉपर देख सकते हैं, इतना इसके पास फंड है। ठीक है, तो हमें चले जाता हूँ डैशबोर्ड पे। ओके, तो यहाँ जो मार्केट वैल्यू है और जो मार्केट कैप है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ कम ज्यादा वहां होता है। ओके, क्या इधर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 अरब, 5 अरब, 23 करोड़, ओके, 83 लाख, 52,998 इसका मार्केट वैल्यू है। ठीक है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं इसका रेजरी रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स। ठीक है, मतलब कि बिना कोई पैसा लगाए भी ये आज के जो टुडे का ये बता रहा है एसेट्स इतना इसके पास अभी भी पड़ा हुआ है। एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति। ठीक है, इतना अभी भी इसके पास पड़ा हुआ है। आज का जो लिक्विडिटी ऑन बाय प्रोटोकॉल अगेंस्ट आई 99.99% टुडे का है ना। ये देख सकते हैं नीचे रनवे जो है, इसके पास ये रनवे अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हमको ये बताता है कि अगर आज के बाद कोई व्यक्ति यहाँ पैसा नहीं लगाता है, ठीक है, तो भी हमको ये 282 दिन तक दे सकता है। 282 हम कर देते हैं डिवाइडेड 30, तो कितना महीना होता है एक बार देखते हैं। 282 डिवाइडेड 30 करते हैं तो 9 महीने तक ये कंटिन्यू हमको बैठा के दे सकता है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है कि रेट क्यों डाउन हुआ है, बल्कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कम रेट मिला है और ज्यादा से ज्यादा टोकन जनरेट करने का। तो जितना ज्यादा आपके पास टोकन जनरेट होगा उतने ज्यादा ये आपको परसेंटेज देगा। और 0.2 से 0.4% ये दे रहा है। इसको आप प्रॉपर यहाँ स्टेक में जाके देख सकते हैं एपीआई के थ्रू, है ना। तो एपीआई मतलब एनुअल परसेंटेज यील्ड है। ठीक है, यहाँ आप 0.2 से नीचे जाएगा नहीं, इतना आप ध्यान दीजिए। 20% से नीचे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, 0.20%। ओके, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो आप टेंशन फ्री रहिए, बेफिक्र होके यहाँ काम कीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिबेस जैसे आ रहा है यहाँ, हर 8 घंटे में आएगा। यहाँ कोई पैसा नहीं लगाएगा तो भी, अब देखो मेरा 8वें घंटे में कितना आएगा, 4.8360 एलजीनेस। ठीक है, तो हमको घबराने का नहीं, यहाँ तो कंटिन्यू आपको हर 8 घंटे में दे रहा है ना। तो रेट डाउन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे अभी 7 घंटा 15 मिनट में नेक्स्ट रिबेस मेरा आ रहा है। ठीक है, रेट चाहे जो भी हो, $5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेगा। नहीं, आपको हर 8 घंटे में यहाँ 0.2% से 0.4% के बीच में आएगा ही, जो ROI है। ओके जी, तो इस तरीके से डेफी प्रोटोकॉल यहाँ बनाया गया है। ठीक है, यहाँ क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ये सब चलता है। ओके, जैसे आप यहाँ ये होम में आएंगे तो इसका फाइनेंशियल जो है ना, Web3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ठीक है, जो ब्लॉकचेन पे चलता है। ये जो आपको ब्लॉकचेन में जो पढ़ के बताया था, है ना, प्राइवेसी एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम जो है ना, तो सेम वही है जो वहाँ ब्लॉकचेन में जो पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पूरा आप डाटा देख सकते हैं, कितना कितना परसेंट आना है। ठीक है, इनकम रेंज इन 0.4% एवरी 8 आवर्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा इसका जो एल्गोरिदम जो बना हुआ है पूरा डाटा यहीं पे है। ठीक है, बॉन्ड मैकेनिज्म बना हुआ है। जैसे LIC में हम लोग लेते हैं ना, तो वहाँ बॉन्ड मैकेनिज्म रहता है, बॉन्ड पेपर थमा देता है कि इतना दिन तक आपको नहीं मिलेगा पैसा आपका, है ना, उनके पास लॉक रहता है। तो यहाँ भी बॉन्ड मैकेनिज्म उसी तरीके से बना गया है। ये भी फाइनेंशियल सेक्टर है। ठीक है, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर, LIC सेक्टर एक है, फाइनेंशियल सेक्टर है। ओके, तो उसी तरीके से भी फाइनेंशियल सेक्टर है, जहां आपको बॉन्ड का यूज करके आपको कम रेट में मिल सकता है। अब कैसे मिल सकता है, तो यहाँ बॉन्ड का मैकेनिज्म लगा हुआ है। जैसे आप जाएंगे यहाँ बॉन्ड पे, LP बॉन्ड पे। ओके, LP बॉन्ड पे आते हैं
तो यहाँ आपको बॉन्ड के थ्रू क्यों लेना चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ हमको ROI कम मतलब कि ज्यादा मिलता है वहाँ, ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हमको कितना में मिल रहा है सर, अभी जो एलजीएनएफ है वो लाइव रेट है 8.67 है ना, लेकिन हमको जब 600 दिन का हम जो बॉन्ड के थ्रू लेते हैं तो यहाँ हमको 24 पॉइंट है ना 2-4% हमको छूट मिल रहा है। ओके, इतना हमको छूट मिल रहा है, इसलिए इसका जो रेट है सर $6.97 एक टोकन पड़ रहा है यहाँ। ओके, तो इस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में ये बनाया गया है। जैसे आपको मैं वही बताया जो LIC सेक्टर में रहता है, बॉन्ड आपको थमा देता है, उसी तरीके से यहाँ बॉन्ड के थ्रू आप ले सकते हैं। 600 दिन में आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, उससे नीचे आते हैं तो 360 दिन में है, तो यहाँ आपको कुछ कम मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ROI जो है 7.07%, मतलब इतना परसेंट ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट मिल रहा है सर, वो नया जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला गया है आज के समय में, जो 600 दिन वाला है, वो सबसे बेस्ट है। अभी के समय में आपको कम पैसे में ज्यादा टोकन मिलेंगे, प्लस आपको उसका जो इंटरेस्ट और मूलधन दोनों रिलीज होते जाएंगे हर 8 घंटे में। ओके, तो इस तरीके से इसको बनाया गया है डेफी प्रोजेक्ट को, ठीक है। बाकी सब चीज तो आप जानते हैं। ये जो डाओ है, ठीक है, एक मिनट, डाओ डाओ वोटिंग जो बता रहा था मैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस द्वारा जो बनाया गया था। ओके, यहाँ वोटिंग सिस्टम होता है, जैसे हम लोग सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में डिफाइन कर रहे थे, तो जब डिसेंट्रलाइज में हम आए तो वहाँ क्या है, डाओ के द्वारा बनाया जाता है सिस्टम को। तो डाओ का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी डाओ कम्युनिटी है उनके द्वारा वोटिंग किया जाता है, ठीक है। वोटिंग किया जाता है तब जाके इसमें आगे क्या लाना है, क्या सिस्टम प्रपोजल उसमें टाइप रहता है ना, उसको लाया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, उसके थ्रू ये चलाते हैं, ठीक है जी। तो ये है आपका फुल्ली डेफी प्रोजेक्ट जो कि डाओ द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसमें कोई एक व्यक्ति का सहमति नहीं होता है, जैसे सेंट्रलाइज प्रोजेक्टों में कोई एक व्यक्ति का ही रहता है, रूल्स रेगुलेशन रहता है ना, कि मेरे को इतना परसेंट इसको देना है, इतना परसेंट इसको देना है, उसके द्वारा ही होता है। बट यहाँ पूरा डाओ का जो कम्युनिटी है उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, ठीक है। आप 600 दिन का भी जो डाला गया है प्रपोजल डिटेल प्रोडक्ट जो है 600 दिन का है ना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, इसको आप प्रॉपर यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। तो अभी हमारे पास बेस्ट मौका है कि 600 दिन वाला ही हम लें और स्टेक करें। ओके, क्योंकि यहाँ हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। ओके, यहाँ देख सकते हैं बॉन्ड में, एक मिनट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में 24% हमको यहाँ से छूट मिल रहा है सर, ठीक है। मतलब 24.24 मतलब मोटा मोटा 25% आपको छूट मिल रहा है। अब कहा जाए तो 100 रुपए का सामान आपको 75 रुपए मिल रहा है, तो सोचो ऐसे जगह को कौन छोड़ेगा, समझ रहे हो। जब प्रॉफिट मिल रहा है तो लीजिए, है ना, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए कि आज रेट डाउन है तो हम सेल करते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये जो है रेट का नहीं है, ये सिस्टम जो है कंपाउंडिंग का है, और ठीक है, कंपाउंडिंग का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, ठीक है। यहाँ रेट से कोई लेना देना है नहीं, आपका हर 8 घंटे में जो आ रहा है ये कंटिन्यू आएगा, ठीक है। जितना आपका टोकन रहेगा उसका हिसाब से आपको कंटिन्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ बेफिक्र होके आप अपना काम कीजिए,